गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 20 जनवरी एंड डे इज़ थर्सडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल सकती है। और उसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सकता है आप में से किसी ने गलती से रिपोर्ट कर दिया हो किसी पीडीएफ को। तो अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो टेलीग्राम चैनल पे फिर मुझे ये शेयर करना बंद ही करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिपोर्ट ना करें। अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। मतलब मेरे को कोई इसमें इशू नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको चाहिए ज्वाइन करना है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा हमने एक नई चीज़ स्टार्ट किया है जिसके अंदर ये एक पूरी डिक्शनरी टाइप से मेरे पास काफ़ी बड़ी, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं फाइनेंस बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। तो इसके अंदर से मैं 3 टर्म्स डेली बेसिस पे कवर करता हूँ सीरियल वाइज। तो आज हम 3 टर्म्स स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट टर्म है आज की ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ये बेसिकली एक असेट क्लास है। असेट क्लास, जैसे मैं आपको पहले सारी असेट क्लास ही बता देता हूँ। असेट क्लास मेनली 4 होती हैं। तो पहली होती है इक्विटी। इक्विटी के अंदर आपके शेयर्स, डिवेंचर्स नहीं आते हैं, शेयर्स स्टॉक्स वगैरह ही आते हैं सिर्फ। सेकेंड होती है डेट। डेट को हम फिक्स्ड इनकम भी बोल देते हैं, थोड़े अगर अच्छा नाम करना हो तो फिक्स्ड इनकम बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके बॉन्ड्स वगैरह सारे लोन वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा एक और असेट क्लास होती है दैट इज़ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको बहुत बेसिक तो बता ही रखा है। जैसे जो आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं वो भी डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। बट आज के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। वो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, वो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो इन तीनों के अंदर नहीं आती हैं। तो इसके अंदर जैसे आपका रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट अगर आप इन तीनों के अंदर किसी के अंदर भी फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसीलिए एक रियल एस्टेट अलग हो गया। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल फंड है, या कमोडिटीज़ हैं, या इसके अलावा करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। या फिर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं जैसे NFT वगैरह है और मेटावर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चले तो सेकंड टॉपिक है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है जैसे जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मान लेते हैं कोई आपने सॉफ्टवेयर खरीदा 10,000 रुपीज़ का, और वो आपको पता है एक्सपेक्टेड है कि 10 साल तक चलेगा। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, बट हो सकता है कि आपका 10 साल के बाद कोई आपको अपडेट ही करना पड़े। अब 10 साल के बाद आपको मतलब कंपनी कोई नया वर्जन लॉन्च कर दे, या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, ये आपको अभी से पता है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब एक अप्रोच है इसको अकाउंट करने की कि आप 10 साल के बाद सीधा 10,000 का लॉस शो करेंगे और इसको 0 रुपीज़ पे ले जाएंगे, वो भी सही है। बट एक ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच ये होती है कि आप 1,000 रुपीज़ को ईयरली बेसिस पे डिडक्ट करेंगे, क्योंकि आप इसको हर साल यूज़ कर रहे हैं और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो आप इसको लगभग हर साल सेम ही अमाउंट में यूज़ कर रहे होंगे। तो उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो 1,000 रुपीज़ का आपने चार्ज किया है ये होती है अमोर्टाइजेशन। तो ये डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, बट ये इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर होता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एनुअल परसेंटेज रेट। ये बहुत ही सिंपल फिगर है। जैसे आपने कोई भी ईयरली रेट देखा हो बट उसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर आप जैसे बोलेंगे कि 6% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली बेसिस पे, तो वो ईयरली बेसिस पे, और 6% पर एनम मैं अगर आपको बोलूँ मंथली बेसिस पे, तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये दोनों बातें इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो डिफरेंस है उसके अंदर कंपाउंडिंग मंथली बेसिस पे होगी तो वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रिटर्न आपको ला के देगा। पर यहाँ पर एनुअल परसेंटेज रेट का भी मीनिंग यही होता है कि जब आपने जो एनुअल रेट है वही बोला हो, जैसे यहाँ पर 6% पर एनम है तो पर एनम ही बोला हो, बट उसके अंदर कंपाउंडिंग हुई ना हो। तो कंपाउंडेड मंथली के अंदर कंपाउंडिंग हुई नहीं है। अगर आप इसके अंदर कंपाउंडिंग कर देंगे तो 6.2% या 1% ऐसा कुछ आएगा, कैलकुलेट करके वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये आपको आई होप तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लास्ट वाली टर्म थोड़ी हो सकता है ना भी समझ में आई हो तो वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है भी नहीं, तो वो आपको आई होप मैनेज हो ही जाएगा। तो बाकी चलिए, तो आपके नोट्स में है यहाँ पे मैंने पूरे बना रखे हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करने ये भी अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मिल जाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। इन्फी विल कंटिन्यू टू गेन एज क्लाइंट्स रेज स्पेंडिंग। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर साहिल पारेख हैं, CEO हैं इन्फोसिस के। तो इनका इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू हुआ है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा भी हुआ है। अब इनके इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला, तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इन्फोसिस का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा था। इन्फोसिस, TCS और विप्रो जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं इस फील्ड के अंदर,
उनका, तो उनमें से इन्फोसिस का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा था। तो यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात निकलती है कि इन्फोसिस के फाउंडर ने या आपके सीईओ ने अपने कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें ही बोली हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर बोला है बिजनेस मोस्ट लाइकली टू ग्रो एज डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आईटी सर्विसेज जो सीईओ मतलब जो इन्फोसिस प्रोवाइड करता है, मेनली एक्सपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इनका बिजनेस मोस्ट लाइकली है कि ये अच्छे पेस पे ही ग्रो करेगा। तो इसके अंदर अगेन कोई ऐसा फिगर वगैरह भी नहीं है और कोई ऐसा एक्सप्लेन करने का पॉइंट भी नहीं है। IT सर्विसेज रिमेन्स एनालिस्ट एक्सपेक्ट इट टू बीट TCS। तो यहाँ पर ये एनालिस्ट इन्होंने खुद ही कोट करा है कि ये हो सकता है कि TCS को भी बीट कर दें फ्यूचर के अंदर, मतलब जैसे इन्होंने अभी तो कर ही दिया है, बट ऐसा कंटिन्यू भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर TCS को बीट कर दें। क्लाउड एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इनका हाईएस्ट डिमांड में प्रोडक्ट है। अगर आपको IoT समझना है तो मैं आपको नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसके अंदर एज सच कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। आगे चले तो यहाँ पर इंडस्ट्री टू सेबी डेफर रूल दैट बार्स चेयरमैन MD फ्रॉम बीइंग रिलेटेड। तो कल हमने देखा था कि NSE प्राइम की अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आपका चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी एक रूल लेके आ रही है, सेबी ने एक रूल निकाला है, ये हर बड़ी कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड है उसके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ कि उसको NSE की मेंबरशिप प्राइम वाली है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब उसका जो चेयरमैन है और MD है वो रिलेटेड नहीं हो सकते, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि मतलब कंपनी के ऊपर नोटिस वगैरह जाएंगे फिर। तो ये रूल आपका इन्फोर्स होने वाला था April 1 से दिस ईयर। अब यहाँ पर कंपनीज़ ने डिमांड किया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा डिले करो और 2 इयर्स का डिले यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं कंपनीज़ के अंदर, जैसे कुछ कंपनीज़ के अंदर रिलायंस, TVS ऐसी कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर MD और चेयरमैन एक ही पर्सन है, तो अगर उनको रिलेटेड नहीं होना है, रिलेटेड मतलब तो फैमिली में भी नहीं होना चाहिए, तो वो काफ़ी एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो उनके पास परसेंटेज ऑफ कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि वो चेयरमैन या MD की पोस्ट पर है, तो वो कंपनी के डिसीजंस को भी अफेक्ट करेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए बेसिकली उन्होंने टाइम मांगा यहाँ पर, तो ये भी इतनी कोई रेलेवेंट यहाँ पर न्यूज़ नहीं है। भारत पेज ग्रोवर गोज ऑन लीव वीक्स आफ्टर रेंट वेंट वायरल। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, इससे आप जितना इग्नोर करेंगे इसको उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपने अगर शार्क टैंक इंडिया एक शो आता है वो अगर देखा हो तो अश्नीर ग्रोवर उसके अंदर भारत पे के फाउंडर हैं, वो वहाँ पर एज अ शार्क काम करते हैं, मतलब एज एन इन्वेस्टर काम करते हैं बेसिकली इजी भाषा के अंदर। तो उन्होंने क्या किया है, उनका एक कंट्रोवर्शियल ऑडियो था वो लीक हो गया था, तो उसकी वजह से वो हुआ कि यहाँ पर वो लीव पे चले गए अप्रैल तक। तो ये इतनी ज़्यादा कोई रेलेवेंट ये भी न्यूज़ नहीं है, आपको पता ही है। एज डिमांड सर्जेस एंड स्टाफ फॉल सिक टेम्प्स डिलीवर द गुड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा इसके अंदर दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर बोला है गया है जैसे जो डिलीवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं आज की डेट में, जैसे आपका जोमेटो स्विगी तो बेसिक है ही, इसके अलावा डंजो और रिटेल मार्केटिंग के अंदर ई-कॉमर्स के अंदर जो भी हैं उसके अंदर डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, और डिलीवरी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई डेटा यूज़ करना हो तो यहाँ पे टीम लीज ने एक डेटा निकाला है कि एम्प्लॉयमेंट इन ई-कॉम एंड रिलेटेड सेक्टर्स जो आपके डिलीवरी बेस्ड हैं, तो उनके अंदर 28% डिलीवरी बॉयज़ की या डिलीवरी पर्सनस की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है यहाँ पर। और हायरिंग ऑफ टेम्प्रेरी वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, वो जो आपके डिलीवरी पर्सनस थे पहले वाले, वो थर्ड वेव की चक्कर में या फिर वैसे सर्दी तो चली रही है इसके चक्कर में सिक हो गए हैं, तो वहाँ पर टेम्प्रेरी जो वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। तो टेम्प्रेरी वर्कर्स की जो डिमांड है वो भी 35 to 40% तक बढ़ गई है। तो यहाँ पर होता क्या है, टेम्प्रेरी वर्कर्स कई बार परमानेंट वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कंपनी शिफ्ट करते रहते हैं, तो इनके पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है। ये भी मतलब लाइन आर्टिकल के अंदर लिखी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। HUL's Q3 शो मे बी वीकर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ये आप सभी को पता है बहुत ही बड़ी FMCG कंपनी है। पहले इसका नाम एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर ही होता था, अब इसका नाम HUL ही हो गया है। तो इन्होंने जो है आज रिजल्ट्स पोस्ट करने अपने, रिजल्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया
प्रॉफिट, सेल्स, ग्रोथ वगैरह वगैरह वो सब पोस्ट करेंगे Q3 का। Q3 मतलब अगेन अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो पीरियड है 2021 का, उसके अंदर क्या क्या हुआ वो पोस्ट करेंगे। जैसे हमने ऊपर दिखा था इन्फोसिस का ऊपर बात हुई थी, तो वैसा अब यहाँ पर ये पोस्ट करेंगे आज। अब इसके अंदर ग्रोथ इनके रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड है 8% से, जो कि वीकर है मतलब जितना एक्सपेक्टेड था। बेसिकली एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, कम से कम डबल डिजिट के अंदर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी है FMCG के अंदर। तो यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाई है, क्योंकि काफ़ी सारी रीजंस हैं। उसके अंदर से एक रीज़न इन्होंने बताया कि इनका जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू का, वो भी नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, नॉमिनल ग्रोथ होती है जो आपके प्राइसेस की वजह से होती है। जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कि आप कितने प्राइस पर सेल कर रहे हैं, एक होता है कि आप कितना वॉल्यूम ऑफ सेल्स कर रहे हैं। तो अगर वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रही होती है तो वो रियल ग्रोथ कहलाती है। बट अगर वो प्राइसेस की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो सीधी सी बात है, वो नॉमिनल ग्रोथ है, वो अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कंपटीटर अगर कम प्राइस में निकाल दे प्रोडक्ट तो आपका कस्टमर बेस शिफ्ट हो सकता है। तो वहाँ पर ये नॉमिनल ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं, लाइकली ड्रिवन बाय इंक्रीज इन प्राइसेस। हो मतलब मोस्ट लाइकली है कि वो प्राइसेस के अंदर हुई हो, प्राइसेस की वजह से हुई हो और वॉल्यूम ऑफ सेल्स की वजह से ना हुई हो। तो ये नॉमिनल ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको अभी तक सारी न्यूज़ क्लियर हो रही होंगी। अगर है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि आपको अगर बेसिकली कोई डाउट है तो। नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट लोअर इन नेक्स्ट फिस्कल। तो यहाँ पर बेसिकली नेट बोरोइंग की बात हो रही है। तो नेट बोरोइंग मैं आपको पहले बहुत बेसिक बताऊँ तो नेट बोरोइंग होती है जब आप मान लेते हैं जितनी आपने बोरोइंग ले रखी है उसके अंदर से माइनस करेंगे। अगर आपने जितने किसी को लोन्स दे भी रखे हैं तो वो आप माइनस करके नेट बोरोइंग अपनी फिगर शो करते हैं। तो इसके अंदर बोरोइंग यहाँ पर आपने ले रखी है तो ये आपकी एक तरीके से लायबिलिटी है। बट नेट लोन्स गिवन भी हो सकते हैं। नेट लोन्स गिवन है तो आपका उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला। उसके अंदर हो जाएगा कि आपका लोन्स गिवन यहाँ पर आ जाएगा माइनस बोरोइंग, कि आपने कितने लोन्स दे रखे हैं माइनस कितने लोन्स ले रखे हैं, तो वो आपका असेट बन जाएगा अगर वो पॉजिटिव के अंदर आता है तो। अब यहाँ पर इस तरीके से ये है। अब आपको सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी नेट बोरोइंग के अंदर ही है, मतलब नेट बोरोइंग ही के लायबिलिटीज़ चल रही हैं अभी। तो सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर ने टोटल मिला के 10.5 लाख करोड़ रुपीज़ का, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात चल रही है, तो इसके अंदर टोटल मिला के लोन आपका नेट बोरोइंग चल रहा है। और अगर हम सभी स्टेट्स का मिला दें, अच्छा याद रखना सारी स्टेट्स का मिलाकर है इसके अंदर, तो ये 7.2 लाख करोड़ रुपीज़ पर है। ये LCR मतलब लाख करोड़ रुपीज़। तो इसके अंदर ये बेसिकली कुछ डेटा दिया हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टेबल सी की फॉर्म में लिख दिया है। बाकी इसके अलावा एक्सपेक्टेड ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है और जो टोटल नेट बोरोइंग की भी जो कॉस्ट्स होती हैं वो अंडर लिमिट आ जाएंगी, एक सस्टेनेबल लिमिट के अंदर आ जाएंगी नेक्स्ट ईयर तक। क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, इंडिया ओवरऑल डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पर अगर कम के अंदर आता है नेट बोरोइंग तो ही एक शो होता है साइन कि ये डेवलपिंग नेशन है। बाकी इसके अलावा डिपेंड्स अ लॉट ऑन LIC IPO। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है LIC IPO के अंदर, वो काफ़ी एक सीरियस रोल प्ले करेगा इस लोन को रीपे करने के अंदर। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर LIC IPO आता है तो उससे गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा कॉर्पस मिलेगा, उससे वो बहुत ज़्यादा फंड्स आपके वापस रीपे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर। बैलेंस एडवांटेज फंड्स कट इक्विटी एलोकेशन एज वैल्यूएशन सर्च। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है पूरा। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। अब इक्विटी और डेट तो मैंने आपको अभी बताया, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती है। और अगेन मैं आपको ग्लॉसरी के ऊपर लेके चलता हूँ, एक और आज टर्म समझ लेते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इसके अंदर ढंग से दिया भी हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी मार्केट्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स हैं, बहुत सारे सेलर्स वगैरह हैं, तो किसी सिक्योरिटी का प्राइस कई लोग डिफरेंट कोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई शेयर, आप सभी को पता है कि BSE और NSE पे आप इंटर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंटर ट्रेडिंग मतलब आप NSE पे कोई शेयर खरीद के BSE पे बेच सकते हैं एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब हो सकता है फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा हो किसी छोटे से स्टॉक के अंदर कोई जिसका कोई किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना हो, ऐसा कुछ हो, तो BSE के ऊपर मान लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस चल रहा है 11 रुपीज़ एंड NSE के ऊपर उसका बाइंग प्राइस चल रहा है 10 रुपीज़। और अच्छा, बाय और सेल में काफ़ी डिफरेंस होता है, और जनरली जो बाय प्राइस होता है उससे नीचे चल रहा होता है सेलिंग प्राइस। बट हो सकता है किसी शेयर के अंदर कभी ऐसा हो जाए। या फिर जनरली ये चीज़ होती है करेंसी मार्केट के अंदर। करेंसी मार्केट के अंदर कैसे होता है कि यहाँ पर रुपी टू डॉलर रेट कुछ चल रहा होता है,
रुपी टू यूएसडी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यूपी टू यूएसडी कुछ चल रहा है, मान लेते हैं यूएसडी टू यूरो कुछ चल रहा है, मैं आपको अभी चेन बता रहा हूँ एक थोड़ी, और रुपी टू यूरो कुछ चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कन्वर्जन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर आप रुपी टू यूएसडी कराएं, यूएसडी टू यूरो कराएं, फिर उसको वापस से यूरो में और रुपी में कन्वर्ट करा लें, तो आपको इतनी देर में रुपीज़ टर्म्स के अंदर कुछ गेन हो सकता है। तो ये यहाँ पर कई बार ऐसा वर्क कर जाता है और करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जिसके अंदर दो डिफरेंट सेलर्स जो हैं या दो डिफरेंट एवेन्यूज से आपको एक ही चीज़ के दो प्राइसेस मिल रहे हैं और आपको फटाफट बाय करना है, सेल करना है और आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब ऐसा ऑब्वियसली बात है कि कंफर्म नहीं है कि आपको ये प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पे मतलब आपको बेनिफिट कमा ही लोगे, बट एक अपॉर्चुनिटी है तो उसके अंदर ये कभी बार फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बैलेंस फंड के अंदर भी बात की गई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट फंड है, जो है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये काफ़ी एक बड़ा फंड है, इसका टोटल जो NAV है वो 40,000 करोड़ प्लस जाता है। अब इसके अंदर इन्होंने अपना इक्विटी का एक्सपोजर जो है वो पिछले 40 वीक्स में सबसे लेस पे ले आए हैं, 31.5% ऑफ द टोटल फंड सिर्फ आज की डेट में इनका इक्विटी के ऊपर चल रहा है। और ऐसा है क्यों, इन्होंने बताया कि यहाँ पर इक्विटी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है इनके हिसाब से और अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कोई प्रॉफिटेबल बात नहीं लग रही है। तो यहाँ पर रीज़न वही लिखा है मैंने, वैल्यूएशंस आर राइजन। अब यहाँ पर डेटा इन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है कि निफ्टी का PE जो है, PE मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो बहुत ही ईजी भाषा में हुई कि अगर आपको आपकी कंपनी 1 रुपीज़ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है 1 रुपीज़ का, तो उसके लिए मार्केट में आपके सारे इन्वेस्टर्स एवरेज आउट करके कितना पैसा पे करने को रेडी हैं शेयर की फॉर्म में। तो वो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 17.5x चल रहा था पहले, अभी 24.7x चल गया। निफ्टी PE के बढ़ने के बेसिकली 2-3 रीजंस होते हैं। हो सकता है आपका प्रॉफिट बहुत कम हो गया हो, या हो सकता है आपका शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया हो जितना जाना नहीं चाहिए था। तो ये एक आपका PE रेशो होता है। बाकी इसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। कई लोग कहते हैं कि इंक्रीज़ होना भी अच्छी बात होती है, या कई लोग कहते हैं कि मिड रेंज में हो तो अच्छी बात होती है। वो सब अपनी अपनी थियोरीज हैं। बाकी इसके अलावा एक रेशो इन्होंने कोट करी है, PB रेशो, दैट इज़ प्राइस टू बुक रेशो। ये बहुत ही बेसिक होती है। इसके अंदर आपका जो आपका शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन चलता है वो निकाला जाता है। अपॉन में देखा जाता है कि कितना आपका बुक वैल्यू चल रहा है पूरे सारे असेट्स का। तो इस तरीके से एक रियल और आपका जो फिक्शनल कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट बेस्ड कह सकते हैं, सिमुलेशन बेस्ड कह सकते हैं, वो सब चीज़ें जो चल रही हैं उनको दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो वो रेशो पहले निफ्टी का चल रहा था 2.17% टाइम्स पर, यानी कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है शेयर्स के फॉर्म में वो असल वैल्यू से 2.17 टाइम्स ज़्यादा था। बाकी आज की डेट में ये रेशो 4.5 टाइम्स पर चली गई है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पर वैल्यूएशन को हाई बताया जा रहा है और वो सब इन्होंने अपना इक्विटी वैल्यूएशन को कम कर दिया। अब आगे चले, यहाँ पर PFC REC में बिड फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स। तो PFC और REC क्या है, तो यहाँ पर PFC है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये दोनों ही पावर सेक्टर के अंदर काम करते हैं और फाइनेंशियल काम करते हैं। मतलब दोनों को, जैसे जो कंपनीज पावर सेक्टर के अंदर हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करना, या फिर कोई कंपनी डूब गई पावर सेक्टर के अंदर तो उसके जो स्ट्रेस्ड असेट्स होते हैं उनको बाय कर लेना, यानी कि किसी को लोन रीपे करना है तो वो बाय कर लेना सारी चीज़ें। तो वो आपका असेट्स का पावर भी बेसिकली उनके पास ही आ जाता है। तो इनके पास एक असेट्स का पूल और एक पूरे ऐसे लायबिलिटीज जो इनको पे करनी है कंपनीज के बिहाफ पे, वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब उसमें इनको ये बिड कर रहे हैं, मतलब बिड्स को डिमांड कर रहे हैं, यानी कि ऑक्शन करवा रहे हैं ऐसे ही कुछ बैड लोन्स का, जिससे मतलब क्योंकि बैड लोन्स के साथ साथ असेट्स अटैच होते हैं कंपनी के, वो एक पूरे पैकेज के साथ ही मिलता है। तो ये उसके लिए बिड्स अनाउंस कर रहे हैं, ऑक्शन अनाउंस कर रहे हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रेस्ड असेट्स के लिए, ताकि इनके जो लॉसेज हैं वो थोड़े रिकवर हो सकें। तो यहाँ पर ये बहुत ही छोटी न्यूज़ थी, इसके अंदर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। अगर हो जाता है ऑक्शन तो काफ़ी अच्छी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। बाकी गवर्नमेंट वेज एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और ये न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। तो इस पूरी स्कीम का नाम मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही लिख दिया है, ECLGS ये स्कीम है। आप चाहें तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो इसके अंदर तो एक बार आप ज़रूर इसको गूगल करके देखें।
बाकी इस स्कीम का क्या है कि यहाँ पर ये स्कीम एक्सपायर होने वाली है मार्च के अंदर। तो मैं पहले आपको एक्चुअली बता ही देता हूँ कि स्कीम के बारे में क्या है। तो इस स्कीम के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो हैं आपकी एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये मेन इसके इंडस्ट्रीज़ हैं। और इसके अलावा आपकी एलएलपी जो होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी इसके अंदर आएगा, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ये मेनली 5 सेक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो बेसिकली इसके लिए एलिजिबल ही ये 5 सेक्टर्स की कंपनीज नहीं, इसके 5 सेक्टर के अंदर जो भी बिजनेसेस हैं वो हैं। बाकी इसके अंदर होता क्या है कि जो भी आपको अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका नाम ही इमरजेंसी क्रेडिट फंड है, तो इसके अंदर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका 20% आपको बैंक प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उतना 100% प्रोवाइड कर रही होती है बैंक्स को, जितना कि आपका बैंक इसको प्रोवाइड कर रहा होता है आपको। तो बेसिकली बैंक्स के ऊपर इसका बर्डन नहीं आता है। तो ये पूरी इसके अंदर हाईलाइट रहती है। बाकी इसके अंदर और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटरप्राइज जो इन 5 के अंदर आता है वो ले सकता है। इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपका 250 करोड़ प्लस का रेवेन्यू होना चाहिए ईयरली बेसिस पे। बाकी इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 50 करोड़ प्लस का आपका इसके अंदर डेट होना चाहिए कंपनी के अंदर। तो उसके बाद ही आपको ये इन्वेस्टमेंट या आप कह सकते हैं ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी तक इस स्कीम के परफॉर्मेंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 95% आपको गारंटी एक फैंसी टर्म यहाँ पर लिखी गई है एक तरीके से लोन्स के लिए। तो 95% जितने भी लोन्स अभी तक इशू हुए हैं वो एमएसएमई सेक्टर को ही हुए हैं। अब इसके अंदर हुआ ये जा रहा है कि यहाँ पर सिंस ये स्कीम मार्च तक ही एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्सपायर करने का मीनिंग ये भी नहीं है कि जितने भी लोन्स अभी तक प्रोवाइड हुए हैं वो मार्च तक रीपे करने हैं, वो आगे चलेंगे, बट यहाँ पर नए लोन्स नहीं मिलेंगे। तो वो उस तरीके से है, बट यहाँ पर एक्सपैंड करने की बोला जा रहा है बेसिकली गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है अपने बजट के अंदर अनाउंस करने का। तो गवर्नमेंट वेज का मतलब होता है कि इसको थोड़ी एक इम्पोर्टेंस देना या फिर इसको कंसीडरेशन देना, इसके बारे में अभी सोच विचार करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड करने की बात कर रही है अप टू 1 ईयर। तो ये आई होप आपको सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी न्यूज़ के अंदर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेकअप कर लूँगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।